जय हिंद, वेलकम टू द शाइन क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे स्ट्रिंग वेव। अभी तक हमने स्ट्रिंग वेव के 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करेंगे स्ट्रिंग वेव का लेक्चर 9 और लेक्चर 9 के अंदर हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। क्या है ये कंसेप्ट, थोड़ा इसको जानेंगे। और ये इंटरेस्टिंग है ना, मतलब आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, कई बार पूछ भी लेता है, तो आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें गणित अच्छा खासा है पर हम गणित का यूज़ नहीं करेंगे। अभी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया तो मैं आपको मतलब उलझाना नहीं चाहूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। बिकॉज इनसे सवाल आते हैं। पहले वाले पार्ट में से जैसे कुछ पार्ट थे जहाँ पे कम पूछता है, तो वहाँ मैंने मैथ लगाया ताकि थोड़े मैथ के हैबिचुअल हों। पर ये वाला पार्ट मतलब इंपॉर्टेंट रहता है, इनसे सवाल आ जाते हैं। 9th और 10th लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप सही ढंग से देखिएगा। और मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना मैथ आपको रिक्वायर्ड हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, बिकॉज सवाल करवाने हैं मुझे ना, बिकॉज इससे सवाल आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। रिफ्लेक्शन वर्ड समझ में आता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने 10th क्लास में ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। एक रे ऐसे जाती थी, टकरा के वापस आती थी, इस प्रोसेस को बोलते थे रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? टकरा के वापस, दिस इज नेम्ड एज रिफ्लेक्शन। अब रस्सी की अगर मान लीजिए स्ट्रिंग के अंदर एक वेव हो तो वो कैसे आपके पास में रिफ्लेक्ट बैक होगी, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए हम कौन से एंड की बात करें, फिक्स्ड एंड से। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक बॉल है आपके पास में, एक ऐसी दीवार बना रखी है हमने, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रस्सी है, रस्सी में ऐसे वेव जा रही है आपके पास। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? यहाँ पे ऐसे रस्सी है, रस्सी में वेव जा रही है, यहाँ पे ये एक दीवार से बंधी हुई है, एक बॉल से बंधी हुई है, तो ये फिक्स्ड एंड हो गया आपके पास में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये ऐसे वी वर्सेस जा रही है तो क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं क्या? यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे कुछ होगा, कुछ तो होगा, बट टकरा के फिर वापस रस्सी में वापस आएगी। तो ये रिफ्लेक्शन की तरह बोल सकते हैं। रे गई, इंसिडेंट आपके पास में वेव थी, यहाँ पे टकराएगी तो वापस एक रिफ्लेक्टेड आएगी। अब होता क्या है, अब सुनना मेरी बात से, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर मान लीजिए कभी कोई स्ट्रिंग फिक्स्ड एंड से टकराती है, कभी कोई वेव आपके पास में, कोई भी स्ट्रिंग में कोई वेव है, वो अगर फिक्स्ड एंड से टकराती है, टकराने के बाद में क्या होता है, वो उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो उल्टी। जैसे अभी ऐसे गई थी तो ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे वापस आएगी आपके पास में, ऐसी वापस आएगी। मैं रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, पर आप पहले समझ लीजिए क्या बोल रहा है मास्टर। फिक्स्ड एंड से जब भी कोई वेव जाके हिट होगी, मतलब वेव स्ट्रिंग अगर जाके हिट होगी, तो वो आपके अपने आप का जो इसको अलाइनमेंट है वो उल्टा कर लेगी ना, वो मतलब इसकी उल्टी हो जाएगी वो वेव। जैसे जाएगी ऐसे तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी जाती सीधी हो जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? फिक्स्ड एंड से टकराने के बाद में ये आपके पास जस्ट उल्टा हो जाता है। इस प्रोसेस में अगर आप देखें फेज में चेंज, अगर आप फेज की बात करें तो फेज में चेंज होता है क्या, पाई। फेज में चेंज कितना आपके पास, पाई है। बिकॉज पहले सीधी थी अब उल्टी होगी, तो फेज में चेंज हो गया आपके पास कितने का, पाई का चेंज हो गया। क्लियर? से पाई का ही कैसे होगा, कुछ हो रहा क्यों नहीं हो, वो मैं आपको बाद में मैं आपको बता दूंगा, या फिर साउंड वेव के अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप देखें पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन, वो भी आपको चाहिए नहीं, इस वजह से हम नहीं लिख रहे। बस अब ये देखिए यार, ये सीधा था उल्टा हो गया, तो बुरी कहानी मतलब पलट गई ना। पलटने का मतलब क्या, आपके पास से पाई चेंज हो गया फेस, ठीक है। तो ये बात आप पहले अपनी भाषा में लिख लीजिए। कहानी इसकी क्या क्या कहानी है कि अगर कोई वेव फिक्स्ड एंड से टकराती है तो टकराने के बाद में क्या होती है, जस्ट उल्टी हो जाती है। या फिर आप बोल सकते हैं इसके फेस में जो चेंज आ रहा है वो कितने का फेस चेंज आ रहा है, पाई का चेंज आ रहा है। क्लियर? इस बात को आप पहले नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे अपनी भाषा के अंदर कि जब व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड from fixed end then it's inverted। तो अगर सीधी है तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी है सीधी हो जाएगी। तो ये तो थी आपके इसमें इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट। और अगर आप इसकी बात करें, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। समझ में आ गई? ये थी फिक्स्ड एंड की कहानी। अब अच्छा, अगर आप पूछेंगे सर मुझसे इसका रीजन बताइए थोड़ा सा, कैसे हो रहा है ये, तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए डिस्टर्बेंस आपके पास यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे जाएगी, तब क्या होगा, जैसे ही ये जब तक डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं पहुंच रही तब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये डिस्टेंस आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। जैसे ही यहाँ पे पहुंचना शुरू होगा तो देखिए, अगर ये मेरे हाथ पे कैसा फोर्स है, यहाँ पे जो जिस दीवार को इसने पकड़ रखा है उस पे कैसा फोर्स है, पहले से ऊपर लगाएगा फिर नीचे लगाएगा, ऐसे ही हो रहा है ना। देखिए अगर ये वाला डिस्टर्बेंस फ्री होता तो मेरा हाथ कैसे मूव करता है, ऐसे ऊपर जाके नीचे। अगर ये वेव यहाँ पे ऐसे आएगा, मेरे हाथ के पास आएगा, तो पहले मेरे हाथ को ऊपर उठाएगा ये, फिर वापस नीचे लेके आएगा। तो आप देखिए इस स्ट्रिंग ने इस वॉल पे कैसा फोर्स लगाया, ऐसे ऊपर करके नीचे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर इसने इस पे ऐसे ऊपर करके नीचे लगाया तो बॉल इस पे कैसे नीचे करके ऊपर, तो ऐसे उल्टा बन जाएगा।
वापिस देखिए यहाँ पे हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं। इसका जो रीजन है कि भाई वेव इन्वर्टेड क्यों हो जाती है फिक्स्ड एंड से, तो उसका रीजन क्या है, देखिए अगर आप पूछेंगे भाई साहब इस वाले ये वाली वेव इस पे कैसा फोर्स है, तो ऐसा फोर्स है, देखिए अगर ये यहाँ पे से पहुंचेगा तो कैसा चाहता है, इसको ऊपर करके नीचे ऐसे जाएगा ना। जब डिस्टर्बेंस यहाँ पे मान लीजिए आपका हाथ है, ये डिस्टर्बेंस ऐसे आपके पास में आ रहा है, जब जैसे पहले ऐसे आएगा डिस्टर्बेंस, क्या पहले आपका हाथ ऐसे ऊपर जाएगा बिकॉज वेव ऐसी है, फिर वापस नीचे आएगा। तो इस वाली वेव ने इस दीवार पे ऐसा फोर्स लगाया, तो दीवार इस पे कैसा है, इसका उल्टा लगाएगी बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ। तो दीवार में अगर इस पे ऐसा फोर्स लगा तो इसमें ऐसी वेव जनरेट हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई। तो ये कहानी थी आपके पास में किसकी, फिक्स्ड एंड से। अगर फिक्स्ड एंड से कभी भी वेव आपके पास में रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास इन्वर्टेड हो जाएगी। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फ्री एंड, ये फ्री एंड है अब की बात जो बात कर रहे हैं दैट इज फ्री एंड। इससे पहले जो पढ़ा वो क्या था आपके पास है फिक्स्ड एंड, अब की बात जो बात कर रहे हैं दैट इज फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब क्या हुआ, एंड फ्री है, एंड फ्री कैसे होगा आपके पास, देखिए मान लेते हैं कि ऐसे आपके पास में यहां पे एक कुछ बार है आपके पास में ना, यहां पे ऐसे कुछ बार है, ऐसे कुछ एक मान लीजिए कोई रोड टाइप में है आपके पास, मेटल की रोड है। फिर अब क्या हो, इसके अंदर आपने ऐसे रिंग लगा रखी है, ऐसे रिंग हैंग कर रखी है, ऐसे एक रिंग है, बात समझ में आ रही है। ये ऐसे एक आपके पास में कुछ रोड है, रोड के अंदर क्या आपने रिंग लगा रखी है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे ऐसे ऐसा ऐसा कुछ होगा आपके पास में, ये रस्सी ऐसे कुछ रिंग जा रही है। तो यहाँ पे ये रोड है, रोड के ऐसे एक रस्सी बांध के आपने यहाँ पे रिंग रख रखी है और एक वेव ऐसे आपके पास में यहाँ पे जाती है। अब इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है, ये रिंग जो है इसमें ऊपर नीचे फ्रीली मूव कर सकती है, ये फिक्स्ड नहीं है। इससे पहले में देखेंगे तो जहां पे आपने रस्सी बांध रखी थी वो पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर सकता नहीं है, पर अब की बार हो सकता है आपके पास में कि ये जो इस रोड के अंदर जो आपके रिंग है ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये जो रिंग है वो ऊपर नीचे बिकॉज फ्री है, मूव करेंगे, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए अगर कभी कोई वेव फ्री एंड समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे ये यहाँ पे रोड है तो इसमें ऐसे एक रिंग है, ऐसे रिंग है, आपने यहाँ पे रस्सी बांध रखी है। अब ये रिंग क्या है, इसमें ऊपर नीचे ऐसे जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे जा सकती है। तो फ्रीली यहाँ पे ये रिंग आपके पास में स्लाइड कर सकती है, तो हमने बोल दिया इसको फ्री एंड। अब सुनिए, अगर कभी कोई वेव जाके फ्री एंड से टकराती है तो जब वापस आती है तो सेम की सेम वापस आती है, उसके अंदर कोई चेंज आता नहीं है, ऐसी सेम की सेम वापस आ जाएगी। दिस इज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। बात समझ में आ गई। फ्री एंड में क्या होता है, जैसी गई है सेम के सेम वापस आएगी। अगर आप बात करेंगे फिक्स्ड एंड में, अगर फ्री एंड देखें जैसी गई है सेम के सेम वापस आएगी, वो इन्वर्टेड नहीं आएगी। पर अगर आप बात करें फिक्स्ड एंड में तो जैसी गई है उसकी जस्ट उल्टी हो गया आपके पास से वापस आएगी। समझ में आ गई। फ्री एंड में क्या हो रहा है बच्चों, इन्वर्टेड नहीं होती, सेम की सेम सेंस में वेव वापस आ जाती है। पर अगर आप देखेंगे फिक्स्ड एंड में तो वेव आपके पास में इन्वर्टेड हो जाती है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड then there will be no change in sense, no change in, आप मतलब ये अपने लिखना चाह रहे हैं नो चेंज इन फेस लिख देता हूं, नो चेंज इन फेस। आप जिस भाषा में लिखे हो ये तो फेस फूस की बात होगी, सीधी आप शब्द में बात लिखेंगे, जैसी वेव गई है वैसी वापस आएगी, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होगा, जैसी गई है सेम की सेम वापस आ जाएगी। मतलब ये जो आपके पास लूप था पहले ऊपर की तरफ था ये एम्पलीट्यूड, अब ऐसा नहीं होगा कि ये इसका जो लूप है वो नीचे हो जाएगा, वो नहीं होगा, सेम का सेम आएगा। इस वाले केस में क्या होता है, ऐसे ऊपर वाली गई थी तो उल्टा होकर वापस आएगी आपके पास। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आपको इंसिडेंट वेव की कहानी समझ में आ गई, रिफ्लेक्टेड वेव की कहानी समझ में आ गई। आई होप आपको चमक गया होगा कि जब फिक्स्ड एंड से आता है तो फेज में चेंज आता है पाई का, और जब फ्री एंड से टकरा के आता है आपके पास में तो डेल्टा फाई कितना आएगा आपके पास, डेल्टा फाई है 0, फेज में कोई चेंज नहीं आया, जैसे सेंस में गई थी सेम के सेम सेंस में वापस आ गई। जिसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया ढंग से आपको शायद समझ में आ जाए। क्लियर। अच्छा, इसका रीजन क्या, इसका रीजन ये है, देखिए अगर ये रस्सी यहाँ पे आपके पास में ऐसे आई यहाँ पे, तो ये रिंग तो फ्री है ना, तो ये रिंग कैसे उठ जाएगी, ऊपर जाके नीचे उठ जाएगी, ऐसे उठेगी। अगर ये यहाँ पे आपके पास में आएगा तो ये रिंग कैसे उठेगी, ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे। तो अगर ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगी, रिंग खुद मूव करेगी ना फिर ऊपर जाके नीचे, तो सोचिए अगर ये फिर सोर्स बन जाएगा रिंग, और ऐसे जाके ऐसे अगर होगा तो ये ऐसा वेव बनाएगा।
अब क्या, तो रिंग खुद ही ऊपर जाकर नीचे आ रहा है ना, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले न्यूटन में थर्ड लॉ लगाना पड़ा, अभी तो फ्री है तो रिंग ऊपर जाकर नीचे आएगा, तो अब इसको मतलब एक स्ट्रिंग को झटका देगा ऐसे करके ऐसे, तो फिर एक वेव बन जाएगी आपके पास में, और वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट होती रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको चमकनी चाहिए। छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, हमने अभी लेटेस्ट देखा है इसको। तो सवाल में आपको दिखाया गया कि इंसिडेंट वेव आपको दिखाई गई है, दिस इज इंसिडेंट वेव। एक केस ये है आपके पास, और एक आपके पास में ये वाला केस है, इंसिडेंट वेव। और आपसे पूछा गया, बताइए केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, ये आपको दिखानी है। आप मुझे बताइए इसे बना के कि रिफ्लेक्टेड वेव कैसी बनेगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना, करिए इसको। हाँ भी हुआ, तो हम बोलेंगे यार ये फिक्स स्टैंड है। फिक्स स्टैंड में क्या होता है, फेज का चेंज आता है पाई का, मतलब इन्वर्ट हो जाती है। अगर इन्वर्ट हो जाती है, देखिए अभी उल्टी आई है, सीधी हो जाएगी आपके पास में, जिसमें रिफ्लेक्टेड वेव कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी। दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, और इस वाले केस में अगर आप देखेंगे ऐसे इंसिडेंट वेव है आपके पास में, ये ऐसे रिफ्लेक्टेड वेव बन गई। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे फ्री एंड में, अगर इस वाले केस में ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, ऐसे जा रहा है आपके पास में। अब ये फ्री एंड है, फ्री एंड से अगर रिफ्लेक्ट होगी तो कैसी रिफ्लेक्ट होगी, फ्री एंड में हमने देखा है, फ्री एंड में फेज में मतलब कोई भी सेंस में चेंज नहीं आ, जैसी है सेम की सेम वापस आ जाएगी। तो फ्री वाले एंड में कुछ ऐसा केस बन जाएगा आपके पास, इधर भी वैसे से आएगा आपके पास। तो ये आपके पास फ्री एंड वाले में रिफ्लेक्टेड है, और ये फिक्स्ड एंड वाले में है। तो सीधी सी बात है यार, अगर फिक्स्ड एंड होगा तो इन्वर्ट कर देना है, और अगर फ्री एंड होगा आपके तो इन्वर्ट नहीं करना, सेम का सेम रखना है। ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ ना, वो आपको देख के बढ़िया लगेगा, और उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका ये कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, मतलब जैसे हमने इंसिडेंट की बात कर रही है, रिफ्लेक्टेड बात करें, ट्रांसमिटेड भी होते हैं। ट्रांसमिटेड मतलब जो आगे ट्रांसमिट हो जाए। तीन तरह की वेव होती है, इंसिडेंट जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, ट्रांसमिट जो आगे ट्रांसमिट हो जा रही है आपके पास में। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए यार, ये ऐसे इंसिडेंट है आपके पास में, और इससे जो टकरा के वापस आएगी दैट इज रिफ्लेक्टेड, और उसमें आगे जो जाएगी दैट इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम इसके अंदर, कैसे है कहानी, क्या है आपके पास में, दो रस्सियां हैं ना आपके पास में, ये पतली रस्सी है, दिस इज पतली रस्सी, पतली रस्सी मतलब थिन स्ट्रिंग। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, मोटी रस्सी, मोटी थिक स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है, दिस थिन स्ट्रिंग, दिस थिक स्ट्रिंग। मोटी पतली लिखने में मजा आ रहा है, इस वजह से मैंने लिख दिया ना। अब देखिए यार, अगर आप पूछेंगे भाई साहब इस पतली रस्सी से, ये पतली रस्सी, ये मोटी रस्सी तेरे लिए क्या, तो मोटी, वो बोले यार मैं पतला सा हूं और ये मोटी रस्सी ऐसे, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है फिक्स्ड एंड के जैसा। भाई सही बात है ना, मोटी रस्सी, पतली रस्सी को मोटी रस्सी कैसे रहेगी, फिक्स्ड एंड के जैसे। आप सोच के देखिए, आपके सामने बहुत अच्छा तगड़ा मोटा आदमी खड़ा है, आप उसके पास लड़ाई कर जाए तो आपको लगेगा ये तो दीवार खड़ा है, ये तो कुछ हिल नहीं रहा है मुझसे, तो इसको क्या लगेगा, इस पतली रस्सी को लगेगा ये कैसा है, फिक्स्ड एंड की तरह है। और अगर सोच के देखिए, समझ में आ गई ये बात, आप सोचिए आपके सामने बहुत तगड़ा मोटा आदमी सुमो पहलवान खड़ा है, आप उसके पास में जाने को कुछ करते, आपको क्या लगेगा, आप मुक्के मारे, दीवार को मुक्के मारे, ऐसा लगेगा आपको, फिक्स्ड है, वो हिले नहीं रहा है आपसे, तो आप क्या मतलब, तो हमें लगेगा फिक्स्ड एंड है। सिमिलरली इस रस्सी को भी ऐसे लगेगा, भाई ये इस पतली रस्सी को लगेगा कि मोटी रस्सी किसकी जैसी है, उसके पास फिक्स्ड एंड की जैसी है। अब सोचिए, अब सुमो पहलवान से पूछेंगे भाई साहब अब मैं उसे कैसे लग रहा हूं, तो बोलेगा यार इसको क्या, ये तो बहुत पतला सा आदमी है, इस मोटी रस्सी मतलब एक बहुत तगड़ा मोटा आदमी है, उसको एक छोटा मोटा पतला सा आदमी क्या लगेगा, भाई ये तो फालतू है, ये तो कोई मतलब ये ना होने के बराबर है, उससे उसको वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आएगा एक मुक्का मारेगा वो गिर जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप मोटी रस्सी से पूछेंगे भाई साहब ये कैसे, तो बोले फ्री हैंड है, मेरे मोशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरे को ये फ्री हैंड जैसा लग रहा है। तो पतली रस्सी को मोटी रस्सी फिक्स्ड हैंड जैसी लगती है, मोटी रस्सी को पतली रस्सी फ्री हैंड जैसी लगती है। क्लियर? अब आप सुनिए, सुनना ना, बहुत ढंग से सुनना, मजा आएगा आपको इसमें। ये इंसिडेंट वेव थी आपके पास में, दिस इज इंसिडेंट। तो क्या होगा, ये आपके पास में यहां पे टकराएगा, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा। अच्छा ठीक है, तो वापस देखते क्या होगा। सबसे पहले ये वाली वेव जाएगी, इस वाले एंड पे टकराएगी आपके पास में, तो दोनों रस्सी बना देता हूं, छोटी रस्सी बना दी, मोटी रस्सी बना दी, पतली और मोटी रस्सी बना दी। अब सोचिए अगर ये वाली यहां पे टकरा के वापस आएगा, तो इस पतली रस्सी को ये एंड कैसा लगा, ये लगा फिक्स्ड एंड की तरीके से, और जब ये फिक्स्ड एंड से टकरा के वापस आएगी तो कैसा होगा, ये इन्वर्ट हो जाएगी आपके पास में। अरे सही है,
बिकॉज पतली रस्सी क्या लेगा, ये फिक्स्ड एंड की तरह रहेगा, बिकॉज आगे मोटी रस्सी है ना। अब सुनिए, ये तो होगी आपके पास, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, सही है। ये वेव यहां पे जाएगी, टकरा के वापस आ गई। अब अगर मैं पूछूं यार इस वाली रस्सी पे कैसे फोर्स लगाया, इस पतली रस्सी ने इस मोटी रस्सी पे कैसे फोर्स लगाया, तो आप बोले इस पतली रस्सी ने मोटी रस्सी पे ऐसे फोर्स लगाया, तो मोटी ने इस पे ऐसे लगाया, इस वजह से ऐसे निकल गई। अरे बात समझ में आ रही है। अब अगर इस पतली रस्सी ने मोटी पे ऐसे फोर्स लगाया तो एक कोई वेव इसके अंदर भी जाएगी, ऐसे करिए, कुछ एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे भैया आपके पास में। जो इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड था, रिफ्लेक्टिव वेव का एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, तीनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे आपके पास में। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज आपको पता है कि जो पावर का फॉर्मूला आपके पास में आता है, दैट इज हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इनिशियली ये कुछ पावर लेके आ रहा था, अब ये पावर दोनों में चलेगी, अब ये पावर दोनों में चलेगी तो भाई साहब एम्पलीट्यूड कम होना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो आएगा, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज ए आर, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ये क्या है, एटी, और ये क्या है आपके पास में, ए आई, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। तो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड हाईएस्ट होगा, इन दोनों का कम होगा। मैं आपको इसकी वैल्यूज भी लिखवा दूंगा, पर वो पूछता नहीं है, मैं आपको लिखवा दूंगा कि अगर ए आई गिवन है तो ए आर और ए टी कितने कितने हो, कभी बाई चांस पूछ ले, रेयर नहीं पूछता है वैसे, फिर मैं आपको एक्सप्रेशन लिखा दूंगा, कभी आ जाए तो आप थोड़ा देख लीजिएगा ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये रिफ्लेक्टेड होगी और यहाँ पे ये कैसा हो गया आपके पास में, ट्रांसमिटेड वेव होगी, ट्रांसमिटेड वेव। अरे चमक जी, क्या कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्लियर है ये बात? ठीक है। अब आइए अपने थोड़ा एक और केस बना लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना बच्चों, ये पतली रस्सी से आया, ये फिक्स्ड एंड की तरह लगा तो उल्टा हो गया। अच्छा, इसने पतली रस्सी मोटी रस्सी को ऐसे डिस्प्लेस किया था, तो इसमें भी एक वेव बन जाएगी आपके पास में ऐसी। तो देखिए, आई थी रिफ्लेक्टेड में तो उल्टी होगी, ट्रांसमिटेड में सेम की सेम चलेगी। तो आपको फील आनी चाहिए क्या कहानी हो रही है। फिक्शन से टकरा रहा है तो फेज में चेंज आ रहा है पाई का। ट्रांसमिटेड में तो आप देखिए जैसा आप डिस्प्लेस करेंगे वैसी जाएगी वेव इसके अंदर। क्लियर? ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसी कहानी थी आपके पास में, यहां पे ऐसे पहले मोटी रस्सी थी, पहले क्या बच्चों आपके पास में, यहां पे ऐसे मोटी रस्सी है और फिर यहां पे ऐसे पतली रस्सी है। ये आपके पास है मोटी रस्सी, दिस इज मोटी रस्सी, और ये आपके पास है पतली रस्सी। और यहां पे ऐसे ये जा रहा है, दिस इज इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। तो आप मुझे बताइए क्या होगा आपके पास में, रिफ्लेक्टेड कैसी आएगी, ट्रांसमिटेड कैसी जाएगी उसके अंदर? हाँ भी हुआ, मैं इसको कर रहा हूं। तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए, अगर आप इस मोटी रस्सी से पूछेंगे भाई साहब मोटी रस्सी पतली रस्सी कैसे लगा, वो बोले ये फ्री एंड है। तो फ्री एंड है तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगी, फ्री एंड से जब कोई चीज रिफ्लेक्ट होके आती है, मोटी रस्सी को पतली रस्सी किसकी तरह लगेगी, फ्री एंड की तरह। और जब फ्री एंड से कोई वेव रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसके फेज में कोई चेंज आता नहीं है, तो वो सेम की सेम ऐसे वापस आ जाएगी आपके पास। क्लियर? तो इसमें ये सेम की सेम वापस आ गई। दिस इज ए आर, दिस इज ए आर, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज ए आई, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। दोनों अलग अलग होंगे ना। अब ट्रांसमिटेड में बताओ कि पतली रस्सी पे कोई वेव ट्रांसमिट हुई तो होगी, वो कैसी होगी? तब देखिए, इस मोटी रस्सी ने इस पतली रस्सी पे कैसे फोर्स लगाया, ऐसे करके ऐसे फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, ऐसी एक वेव इसमें चली जाएगी आपके पास। दिस इज ए टी, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ट्रांसमिटेड वेव का, ये ऐसे जाएगी। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज ट्रांसमिटेड। अरे चमक गया क्या बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? क्लियर है बात? ठीक है। अभी आप चाहे तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, सुनना मेरी बात को। ये वाली व्यक्ति चली जाएगी आपके पास में, इस वाले पे आ जाइए वापिस। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं और भी आगे इसमें सवाल सोच सकते हैं। ये तो इधर चली जाएगी आपके पास में। अब सोचिए, ये वाली वेव इससे जाके टकराएगी, ये इससे टकराएगी, तो ये मोटी रस्सी है पर ये तो फिक्स्ड एंड है, तो अब ये वापस जब रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे उल्टी रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके पास। अगर आप इसको आगे प्रोसीड करें, अब मैं इसको भी और आगे लेके जा रहा हूं, मैं बोलूं ये वाली वेव चलेगी इधर, अब ये वाली इधर जाके टकराएगी तो वापस इसमें ये वेव कैसी हो जाएगी, ऐसी उल्टी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, पहले आप समझ लीजिए बात को, समझ में आ गई? क्योंकि ऐसे गया सेम की सेम वापस आ जाएगी 80, और इसके एम्पलीट्यूड भी सेम का सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। इसने किसी को आगे एनर्जी नहीं दी, वापस इफेक्ट होके आ गई। अब देखिए
फिर यहाँ पे ऐसे ये पतली रस्सी है आपके पास में, ये वेव तो आगे चलेगी। अब सोचिए, अब ये वाली वेव जब इस पतली रस्सी के पास में जाएगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इस वाले जंक्शन पे रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। तो वो कैसे होगा, क्योंकि अब देखिए ये मोटी रस्सी पतली रस्सी से टकराएगी तो इसको फ्री एंड की तरह जाएगा, फिर वापस आ जाएगी तो ये सेम के सेम ऐसे वापस चली जाएगी आपके पास में। अब क्या कुछ एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, 80 से कुछ अलग आएगा। एक वेव इसमें सीधी सीधी ऐसे चली जाएगी, फिर ये इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता जा रहा है। मैं इसके आगे की बोल रहा हूँ, इसके फर्दर अगर आप डिस्कस करें तो क्या होगा, ये इधर चलेगी, ये टकराएगी फिक्स्ड एंड से तो उल्टी होके वापस आएगी इधर। अब ये वाली वेव जब इस वाले एंड से टकराएगी, यहाँ पे जंक्शन से टकराएगी तो क्या होगा, उसको फ्री एंड रहेगा तो ये तो सेम के सेम वापस होके आ गया आपके पास में। दिस इज नाउ रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज इंसिडेंट वेव। अगर आप इस वाले जंक्शन से रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्ट होकर सेम के सेम चलेगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, और ये इसमें चलेगी आगे, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। तो आप चाहें तो इसमें भी सोच सकते हैं ये बात, ये एक्स्ट्रा है ना, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मतलब इससे आगे हम सवाल खोल रहे हैं, इसमें थोड़ा बताना क्या होगा, ये पीछे चली जाएगी, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे होके आएगा आपकी बार, ये उल्टा होके आएगा आपके पास। अरे सही है, यहाँ पे ऐसे उल्टा होके आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे उल्टा होके आएगा, फिर आगे इसको मोटी रस्सी दिखाई दे रही है, इधर आ रहा है, फिर जब इससे रिफ्लेक्ट होगा तो सीधा हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड की तरह दिखाई देगा। और इसमें अगर चर्चा करेंगे तो इस पे ऐसे फोर्स आएगा ना, इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी ट्रांसमिटेड वेव ऐसे चली जाएगी फाइनली। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चलेगा इसको लेके। भाई ये तो पीछे चलेगी आपके पास में, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा फिक्स्ड एंड से तो उल्टी हो जाएगी, फिर ये उल्टी होगी तो फिर ये इस वाले एंड से टकराएगी तो वापस सीधी हो जाएगी, तो उधर जा रहा है आपके पास में। अब इसको तो ऐसे डिस्प्लेस किया तो इसमें ऐसे वेव जाएगी, साइमल्टेनियसली आगे भी चलता रहेगा, फिर हो जाएगी, फिर टकरा के फिर ऐसा होता रहेगा आपके पास। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव है उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट है इंसिडेंट वेव से और फिक्स्ड एंड से। जब मेन बेसिक कंसेप्ट वही है, जब फिक्स्ड एंड से टकरा के आ रही है तो फेज में चेंज आपके पास पाई का आ रहा है, और फ्री एंड से टकरा के आया तो फेज में कोई चेंज आ नहीं रहा। ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं, वो कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है आपके पास में। अभी हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए ऐसे एक वेव आपके पास में इंसिडेंट हो रही है तो वापस टकरा के इसमें रिफ्लेक्टेड वेव जाएगी और ट्रांसमिटेड वेव आपके पास में दूसरे मीडियम में जाएगी। तो यहाँ पे दो मीडियम है, एक पतली रस्सी मीडियम है, एक मोटी रस्सी मीडियम है। तो आपके पास में क्या हो रहा है, जब एक वेव इंसिडेंट वेव आपके पास में पतले वाली रस्सी में आ रही है, एक मीडियम में आ रही है। अब सोचिए, देखिए जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी और इंसिडेंट वेव है वो दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल करेगी या फिर सेम स्ट्रिंग में ट्रैवल करेगी। जिसमें इंसिडेंट आएगी उसी में रिफ्लेक्टेड जाएगी। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का मीडियम क्या है, सेम है, और ट्रांसमिटेड वेव का मीडियम क्या है आपके पास, डिफरेंट है। ऐसे अगर हम बात करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी की, अगर आप बात करेंगे भी इंसिडेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है रिफ्लेक्टेड की फ्रीक्वेंसी में उनमें क्या फ़र्क है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे वेव वेलोसिटी की और एंगुलर वेलोसिटी की, वो सब टर्म्स पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बात करते हैं इंसिडेंट का, यहाँ पे कॉलम बना दिया हमने, यहाँ पे आपने रिफ्लेक्टेड का बना दिया, रिफ्लेक्टेड का, और यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसमिटेड का, ट्रांसमिटेड। ये तीन वेव आपके पास में है और यहाँ पे पैरामीटर लिख रहा हूं मैं ना, इस तरफ पैरामीटर है, कौन से पैरामीटर की आप बात कर रहे हैं, पैरामीटर। सबसे पहले बात करता हूँ मीडियम की। मीडियम अगर आप देखेंगे किस किस का, मतलब इंसिडेंट का जो मीडियम था, इंसिडेंट का मीडियम आपके पास में मान लीजिए जो मीडियम है तो वही मीडियम रहेगा इंसिडेंट का। तो मतलब बोलते मीडियम इंसिडेंट तो आएगी आपके पास में, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ये इंसिडेंट का जो मीडियम होगा वही मीडियम किसका होगा, रिफ्लेक्टेड का होगा। तो ये दोनों का मीडियम तो सेम रहेगा, सेम मीडियम। इसके मान लीजिए कुछ मीडियम 1 है इसका ना, तो इसका मीडियम कुछ मीडियम 1 है तो सेम इसके अंदर आएगा आपके पास रिफ्लेक्टेड में भी, बिकॉज इसमें इंसिडेंट गई है तो रिफ्लेक्टेड भी इसी में वापस आएगी। पर ट्रांसमिटेड का मीडियम अगर आप देखें तो वो डिफरेंट होगा आपके पास में। तो आपने क्या बोला, इंसिडेंट का जो मीडियम है वही रिफ्लेक्टेड का मीडियम है और ट्रांसमिटेड का मीडियम डिफरेंट है। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, समझ में आ गई बात, ठीक है। सेकंड टर्म की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिस इज इंपॉर्टेंट। एक चीज सीखेंगे हम यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए कभी भी कोई वेव, कहीं कैसी भी वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो और आपके पास में स्ट्रिंग वेव हो, साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, एक बार जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बन गई वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, चाहे मीडियम चेंज हो, कुछ भी हो। वेव की फ्रीक्वेंसी को आप कभी बदल नहीं सकते एक बार अगर वेव निकल चुकी है तो।
भी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, भी एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा पार्टिकल, वही है। तो आप सोच के देखिए, जितनी बार ये पतली रस्सी वाला पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उतनी बार तो मोटी वाले को करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा, सोच के देखिए, पतली रस्सी वाला पॉइंट तो एक सेकंड में 2 बार ऑसिलेट कर रहा है और मोटी रस्सी वाला एक सेकंड में 3 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो वो तो पॉइंट ही ब्रेक हो जाएगा ना। आप सोच के देखिए, ये जो यहाँ पे कॉमन जंक्शन पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है और यही जंक्शन पॉइंट आपके पास में पतली रस्सी का भी है और आपके पास में यही मोटी रस्सी का भी है। अब सोचिए देखिए, अगर ये मोटी रस्सी कॉरस्पॉन्डिंग एक सेकंड में 3 बार ऑसिलेट कर रहा है, पतली रस्सी कॉरस्पॉन्डिंग एक सेकंड में 2 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो संभव ही नहीं है, फिर तो पॉइंट ही ब्रेक हो जाएगा। अगर एक रस्सी पॉइंट है तो भाई जैसा इसको पतली रस्सी कॉरस्पॉन्डिंग ऑसिलेट करना पड़ेगा वैसे ही मोटी रस्सी कॉरस्पॉन्डिंग ऑसिलेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ एक तो पॉइंट है ना, या तो ऊपर जाए जितने, भाई समझ पा रही है ना आपको मेरी बात। भाई ऐसा नहीं हो सकता ये जे पॉइंट पतली रस्सी के लिए अलग ऑसिलेट करे, मोटी रस्सी के लिए अलग करे, तो वो पॉइंट ही ब्रेक हो जाएगा आपके पास में। क्लियर है? तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, सेम रहती है। एक बार जो वेव की फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, चाहे मीडियम बदले ना बदले, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिट, ये सब क्या रहती है, सेम रहती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ मान लेता हूं मैं f, तो इसकी भी सेम रहेगी और इसकी भी सेम रहेगी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? आप इसका रीजन ये है, रीजन कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कुछ कितनी बार हो रही है। सोच के देखिए, यहां पे जो जे पॉइंट है वो दोनों कॉमन पॉइंट है। अगर उसे पतली रस्सी कोरस्पॉन्डिंग एक सेकंड में 2 बार ऑसिलेट करना पड़ रहा है, फिर आप बोलेंगे सब मोटी रस्सी कोरस्पॉन्डिंग 3 बार ऑसिलेट करें, तो कैसे करेगा भाई, एक ही तो पॉइंट है। अगर या तो रस्सी ब्रेक हो जाए तब बात आता है, फिर तो रही नहीं है आपके पास, मीडियम ब्रेक हो गया आपके पास। तो इसलिए हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। आगे बात करते हैं वेव वेलोसिटी की। वेव वेलोसिटी, अब आप ये आपको खुद को सोचना है भाई, वेव वेलोसिटी, अगर इसकी वेव वेलोसिटी में मान लो कुछ v है, इसमें वेव वेलोसिटी कुछ v है, तो बताइए इसमें वेव वेलोसिटी और इसमें वेव वेलोसिटी में क्या सेम रहेगी या बदल जाएगी? तो मैंने बोला यार, वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला वो क्या है आपके पास में, यहां पे अगर देखेंगे वेव वेलोसिटी दैट इज v/t/μ है, t/μ। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपने यहां पे किसी फोर्स से खींच रखा होगा तभी इस रस्सी में टेंशन होगी, नहीं तो टेंशन भी नहीं रहेगी। अब इस रस्सी में जितनी टेंशन है उतनी टेंशन इस रस्सी में, दोनों रस्सियों में टेंशन क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। टेंशन सेम रहेगी, अच्छा टी वाई टर्म सेम है, म्यू सेम है क्या दोनों रस्सियों का, म्यू डिफरेंट है, बिकॉज ये पतली रस्सी है ये मोटी रस्सी है, तो इसमें 1 मीटर लेंथ में जो मास होगा, इसमें 1 मीटर लेंथ में जो मास होगा वो क्या होगा आपके पास, डिफरेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटीज क्या आएगी आपके पास में, डिफरेंट। टेंशन सेम है आपके पास में, इसमें रस्सी में जो टेंशन है, इसमें रस्सी में जो टेंशन है, ये दोनों में टेंशन आपके पास में सेम है, पर म्यू दोनों का अलग अलग है, इस वजह से आपके पास वेव वेलोसिटी बदल जाएगा। तो हमने क्या बोला, टेंशन in both string is same but mu is different, तो यार अगर म्यू डिफरेंट हो जाएगा आपके पास में तो फिर तो बात बदल जाएगी ना। तो जो वेव, अब सोच के देखिए, अब सुनते हैं मेरी बात को, रिफ्लेक्टेड वेव तो इसी मीडियम में वापस आएगी, तो रिफ्लेक्टेड वेव के कोरस्पॉन्डिंग जो म्यू आएगा वो यही आएगा। इसका मीडियम का नाम कुछ म्यू1 दे देता हूं, इसका कुछ म्यू2 दे देता हूं, तो ये किसके बराबर होगा, √t/μ1। ठीक है, अगर पूछो यहाँ पे वेव वेलोसिटी तो कितना आएगा, √t/, इस वाली रस्सी में जा रहा है ना रिफ्लेक्टेड वेव, तो आप क्या बोलेंगे, इसका म्यू लेंगे, दैट इज μ1। और अगर आप यहाँ पे देखें, दिस विल बी √t/μ2, तो ये तो सेम रहा आपके पास, ये क्या हो गया, दिस इज डिफरेंट। क्लियर है बच्चों? ये थी वेव वेलोसिटी की बात। ठीक है, आगे बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ के बारे में बताइए। अगर इसकी वेवलेंथ कुछ इंसिडेंट की मैं लैम्डा इंसिडेंट मान लूं, मतलब इसकी लैम्डा मान लूं, तो बताइए रिफ्लेक्टेड वेव की सेम आएगी कि नहीं आएगी, ट्रांसमिटेड वेव की सेम आएगी नहीं आएगी? अभी सही, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी होता है आपके पास में 1/t, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, मैं बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं 1/t, और टाइम पीरियड होता है आपके पास λ/v, तो ये v/λ बन गया ऐसे। अब फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम है, तो आपके पास में होना क्या चाहिए कि
कुछ ऐसा बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय एफ। तो फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम है, तो अगर किसी का वी बदलेगा मतलब वेव वेलोसिटी बदले तो लैम्डा ही बदल जाएगा, और वी नहीं बदलेगा तो लैम्डा भी नहीं बदलेगा। अब आप देखिए लैम्डा डिपेंडेंट हो गया वेव वेलोसिटी के ऊपर, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो सेम रहनी है आपके पास में। तो आप देखिए जो वेव वेलोसिटी इसमें थी वही वेव वेलोसिटी इसमें है, इसका मतलब जो लैम्डा इसमें है वही लैम्डा इसमें रहेगा, ये क्या रहेगा, सेम हो रहेगा। पर यहां पे जो आएगा वो आपके पास में लैम्डा टी कुछ आएगा और ये डिफरेंट आएगा। इसकी वैल्यू भी इजीली निकाली जा सकती है, ऐसा नहीं भी बहुत बड़ा खेल है, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, तो v1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2 करेंगे तो बात बन जाएगी। क्लियर है बच्चों, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं वेव नंबर की, वेव नंबर बताइए क्या होता है, वेव नंबर के होता है ना, वेव नंबर ये बताइए सेम रहेगा या वेरी करेगा, इसमें कुछ वेव नंबर कुछ के मान लो आप, तो हम क्या बोलेंगे, लैम्डा पता लग गया हमें, तो के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई तो एक नंबर है जिसमें लैम्डा बदल, इसमें के बदल जाएगा तो इसमें के का के ही रहेगा, ये सेम आ गया आपके पास, और यहाँ पे कुछ के डैश बन जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, डिफरेंट हो गया। क्लियर है। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका कुछ ओमेगा रहेगा, इसमें बताइए ओमेगा में क्या चीज आएगा, हो जाएगा क्या सर, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ सब में सेम है, यहाँ पे भी ओमेगा रहेगा, यहाँ पे भी ओमेगा रहेगा। तो ये बेसिक चार्ट है आपके पास, इससे आपको थोड़ी फील आ जाएगी चीजों की, हाँ कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा। ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों जो हम बात कर रहे थे कि जैसे वेव एक इंसिडेंट वेव आई, फिर उससे एक रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, एक ट्रांसमिट होकर जाएगी, उसके एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन अगर आपसे कभी पूछे, रेयर चांस है, मतलब रेयरली आस्क्ड, मतलब नीट में नहीं पूछता है ना, जेई में कभी कभी पूछ लेता है, रेयरली आस्क्ड, तो आप चाहे तो बस नोट करके रख लीजिए, बाई चांस कभी कोई सवाल आप देख लें, आपको कोई जरूरत पड़े तो आप नोट्स उठा के देखें तो आपको दिख जाए नोट्स के अंदर ना। नीट पूछने का मतलब बहुत ही 1% चांस है, मतलब होते कि कुछ भी हो सकता है, पर बहुत ही रेयर चांस है ना, अपन लिख ले रहे हैं ताकि कभी दिक्कत हो, कभी जरूरत पड़े तो आप देख पाए। क्या है, अगर आपके इसमें इंसिडेंट वेव का आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव गिवन है ai, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड v1 प्लस v2, ट्रांसमिटेड वेव का होता है ट्वाइस ऑफ v2 डिवाइडेड v1 प्लस v2। अब सर ये v1 v2 क्या है, v1 तो है स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव, स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव, v2 क्या है आपके पास में, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। और ai क्या आपके पास में, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो आइए अपने ना एक सवाल कर लेते हैं ना, उससे एक तो ये फॉर्मूले का यूज तो भी आप सीख जाएंगे, और साथ में ये वेलोसिटी वगैरह पतली रस्सी में मोटी रस्सी में कैसे निकालते हैं वो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। एक सवाल करके बताइए आप मुझे, यहाँ पे ऐसे एक रस्सी मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये पतली है ये मोटी है, तो इसका जो म्यू है वो तो आपको गिवन है म्यू, ठीक है, और इसका जो म्यू है वो आपको गिवन है 4 म्यू, ठीक है, दिस इज 4 म्यू, और इसमें ऐसे वेव जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड है कुछ a। आपसे पूछा गया फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव। भाई अगर ऐसा कुछ जा रहा है आपके पास में, ये वैसे जाई थी पहले पतली रस्सी में थी, उसका मास पर यूनिट लेंथ गिवन है म्यू, और मोटी रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ गिवन है 4 म्यू। तो आपसे पूछा गया कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना कितना होगा, ये आपको बताना है। कर पाएंगे ना, करिए इसको। ठीक है बच्चों, मैं इसको कर रहा हूं, तो हम ऐसे बोले, देखिए जो ए रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला आया आपके पास में वो है v2 माइनस v1 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई ए। अब ये v1 v2 वेलोसिटीज है। अब देखिए रस्सी में, दो रस्सी में टेंशन सेम होगा, तो अगर आप देखेंगे v1 की वैल्यू, तो v1 की वैल्यू तो आगे रूट टी बाई म्यू, ठीक है, और अगर आप बात करें v2 की वैल्यू तो आगे रूट टी बाई 4 म्यू। अरे समझ में आ रही है बात, ये एक्सप्रेशन है आपके पास में। तो अगर मैं इसको बोल दूं कुछ v, तो ये कितना हो गया, ये v/2 हो गया आपके पास, सही है,
ऐसे कुछ आ रहा है। अगर मैं रूट टी बाई म्यू को वी बोल दूं तो वी बाई टू हो गया। अब यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो वी टू की वैल्यू है मेरे पास वी बाई टू माइनस वी वन, ये आ गया आपके पास नीचे 3v बाई टू मल्टीप्लाई ए आई। इस v ने इसको उड़ा दिया, तो आपके पास में ऊपर बचा हाफ माइनस का, नीचे बचा 3 बाई टू, तो ऐसे आ गया दैट इज माइनस ए बाई थ्री। माइनस शो कर रहा है कि वेव उल्टी हो जाएगी। माइनस क्या शो कर रहा है कि वेव उल्टी हो जाएगी। जो माइनस है इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव क्या रहेगी आपके पास, उल्टी रहेगी, इस वजह से माइनस आ रहा है आपके पास। क्लियर? तो यहाँ पे जो माइनस साइन है इट शोज वेव will be inverted, wave will be, this reflected wave will be inverted, तो दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ट्रांसमिटेड वेव के पास जाएंगे तो फॉर्मूला है दैट इज 2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई ai, ऐसे एक्सप्रेशन लिखिए। तो आप पुट कर दीजिए, v2 की वैल्यू कितनी है v बाई टू, तो यहाँ पे देखेंगे तो 80 आ गया, 2 मल्टीप्लाई v बाई टू, तो v बचा, नीचे बच गया 3v बाई टू, यहाँ पे साफ हो गया, मल्टीप्लाई a कितना है 2 बाई थ्री a। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज स्टैंडिंग वेव। इसके बाद का जो मतलब आज वाला लेक्चर है ये पूरा इंपॉर्टेंट ही था आपके पास में। यहाँ से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है दैट इज स्टैंडिंग वेव, और ये इस चैप्टर के लास्ट तक है। अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है आपके पास में, तो मुस्कुराइए, चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चैप्टर अभी दम तोड़ रहा है, तो हम लास्ट टॉपिक को कर रहे हैं, पर लास्ट टॉपिक को ऐसे नहीं लास्ट का ऐसा छोड़ दो भाई ठीक है ध्यान से नहीं करा, ऐसा नहीं करना है। लास्ट वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग वेव का सब, स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग वेव में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से। मैंने पहले बोला था कि इसमें जो सवाल आते हैं स्ट्रिंग वेव के अंदर, चैप्टर बड़ा है पर अगर सवाल आते हैं तो वो कुछ कुछ जगह से आते हैं। एक तो इक्वेशन से सवाल आ सकता है आपके पास में, और इसके अलावा आपके पास में इक्वेशन के बाद में मेजर जो सवाल आता है या वेव वेलोसिटी पूछ सकता है, वेव वेलोसिटी रूट टी बाई म्यू, उसका यूज करके पूछ सकता है। या फिर कभी थ्योरेटिकल वो पूछ सकता है कि भाई रिफ्लेक्ट हुआ तो कैसे है, वो भी थोड़ा रेयर है पर कभी पूछ सकता है, पर थ्योरेटिकल पूछेगा। मोस्टली सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे स्टैंडिंग वेव से, उसमें हार्मोनिक्स बनेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम स्टैंडिंग वेव को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक बार। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है पर मैं ज़्यादा गणित में अब नहीं घुसाऊंगा। पहले मैंने घुसा दिया वो जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था वहाँ मैं गणित ले गया, ताकि आप थोड़ा गणित सीखें। अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी, तो मैं बहुत ही आपको नीट वाले तरीके से बताऊंगा जिसमें आपको गणित कम से कम यूज़ होगा। तो मैं स्टार्टिंग में कुछ कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा ना, आपको चमक जाए बहुत बढ़िया है, नहीं चमके तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते, पर आप देखिएगा सही ढंग से ना, फिर आपको फील समझ में आ जाएगी स्टैंडिंग वेव की फील क्या है। नाम समझ में आ रहा है स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई वेव, मतलब जैसे वो वाली पहले वाली वेव थी ट्रैवलिंग वेव, उससे पहले जो वेव थी जो हम पढ़ रहे थे वो थी ट्रैवलिंग वेव। ये है आपके पास में स्टैंडिंग वेव, मतलब वो ट्रैवल करती है, खड़ी रहती है, ये आगे चलती नहीं है, मतलब वेव आगे नहीं चलती। अजीब है यार, ये तो मजेदार चीज है इसमें, इसी को हम ऑब्जर्व करेंगे। देखिए स्टैंडिंग वेव बनने की क्या कंडीशन है, पहली बात दो वेव्स का इंटरफेरेंस होना चाहिए। स्टैंडिंग वेव बनने की कंडीशन बता रहा हूं, कब स्टैंडिंग वेव बनेगी, दो वेव्स का क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए, और वो दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। दो वेव्स का कब स्टैंडिंग वेव बनेगी, जब दो वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हो, दोनों की डायरेक्शन चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। दोनों का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, दोनों का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और आपके पास में वेवलेंथ, ये तीनों पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एम्पलीट्यूड वैरी होता है तब भी बन जाता है स्टैंडिंग वेव, पर उसमें जो स्टैंडिंग वेव बनता है उसको ऑब्जर्व कर पाने में बहुत दिक्कत है, तो वो पूछता नहीं, वो जेई में भी नहीं पूछता है। तो हम अभी मान सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है। पहली बात, दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी वेव तो कभी भी आपके पास में स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, तो दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन दोनों वेव्स का जो ओमेगा होना चाहिए सेम होना चाहिए, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बोले तो हम ओमेगा बोल सकते हैं, उसकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ये तीनों पैरामीटर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कैसे बनी स्टैंडिंग वेव। तो ये मैं डेफिनेशन लिखी, आप देख लीजिए। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज ईच अदर, देन स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं थोड़ा मैथमेटिकल लेके चलता हूं आपको, थोड़ी देर के लिए आपको मैथमेटिकल लेके चल रहा हूं ना, ज्यादा गणित नहीं है, मैं आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से समझाऊंगा। अब इसमें दो इक्वेशन है, मान लीजिए एक इक्वेशन ये है y1 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक इक्वेशन तो ये है वेव की k ओमेगा टी, ये पहली इक्वेशन लिख दी। अब मैंने लिखी दूसरी वेव, अब क्या होना चाहिए, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड सेम रखा, साइन k सेम होना चाहिए, क्या k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, आपके वेवलेंथ सेम है तो k भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो k का k रहेगा, ओमेगा भी सेम रहेगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम है,
बिकॉज फ्रीक्वेंसी और ओमेगा डायरेक्टली लिंक्ड है आपके पास, पर डायरेक्शन अपोजिट करना है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बोला गया इन दोनों वेव्स को सुपर इंपोज करोगे, क्योंकि डेफिनेशन यही बोल रहा है ना यार, इन दोनों वेव्स को अगर मैं सुपर इंपोज करूंगा तो स्टैंडिंग वेव बनेगा। मैंने बोला कर देता हूं सुपर इंपोज। सुपर इंपोज अपने को करना आता है, इंटरफेरेंस अपने को आता है। इंटरफेरेंस अगर आप देखें तो वाई नेट क्या लिखेंगे आप, वाई नेट लिखेंगे आप, वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अच्छा मैंने बोला यार, अब मैं इसको थोड़ा लिख के देखता हूं, तो वाई नेट का एक्सप्रेशन ऐसा है आपके पास, दैट इज a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये इसकी इक्वेशन होगी, और y2 की होगी a sin kx प्लस ओमेगा टी। अरे यहां तक तो कुछ भी नहीं हुआ, आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। अब मुझे चमका मास्टर ने पढ़ाया था फेजर, क्यों ना फेजर लगाया जाए। क्या फेजर लगा सकते हैं क्या, फेजर लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते फेजर, क्योंकि फेजर तब लगता है जब इंटरफेरेंस वाले केस में ओमेगा सेम हो, के सेम हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे यहां पे दिक्कत हमारे पास क्या आ गई, विद द हेल्प ऑफ फेजर, विद हेल्प ऑफ फेजर we can't solve this equation. With help of phasor we cannot solve equation. क्यों नहीं कर सकते भाई, मास्टर ने वहां पे खतरा करके मेंशन करवाया था, फेजर वहीं पे लगाना है आपको जहां पे ओमेगा सेम हो, के सेम हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है, क्यों, वाई, क्या बात है इसका, क्या रीजन है इसका, तो जिसका रीजन ये कि दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है, सेम होती तो हम फेजर लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब क्या करें, अब बेसिक से चलते हैं। बेसिक से कैसे चलेंगे, हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देते हैं यार। ये क्या, ये साइन a माइनस बी है, ये साइन a प्लस बी, अरे ऐसा ही है आपके पास में। तो आपको ये फॉर्मूला याद है क्या, अगर हम इसको बोल दें, कुछ ऐसे बोल देते हैं, वाई नेट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, वाई नेट को अगर आप देखेंगे तो ये वाई नेट आपके पास में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, a को बाहर निकाल लो तो ये बन गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो हम क्या करते हैं, साइन ए हो गया, साइन बी हो गया, ये साइन ए है और ये साइन बी। अब आप बताइए, आपको अगर याद है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद है क्या आपको, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपके पास है, ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस, ये एक्सप्रेशन है ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू। आगे क्या था आपके पास, cos ऑफ ए माइनस बी बाई टू, cos ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये एक्सप्रेशन था आपके पास में, दैट ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू और cos ए माइनस बी बाई टू। इसी को मैं यहां पे यूज करता हूं, देखिए। तो अगर मैं इसको यूज किया तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, वाई नेट इज इक्वल टू, ये तो आ गया आपके में 2 आ गया एक्स्ट्रा, तो ये 2a बन गया, साइन a प्लस बी बाई टू, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा देखना, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी साफ हो जाए, सिर्फ क्या बचेगा, 2kx बचेगा। तो मैं लिख दिया ऊपर 2kx डिवाइड बाई 2। कोस वाला टर्म देखें तो कोस वाला टर्म क्या बनेगा, कोस बनेगा a माइनस बी बाई टू, a माइनस बी करके देखिए, तो a माइनस बी अगर आप करने जाएंगे तो क्या बन जाएगा यार, यहाँ पे तो बन जाएगा kx माइनस ओमेगा टी, फिर आप उसका माइनस करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। एक बात करके देख रहे हैं यहाँ तक, मैं यहां तक तो कुछ नहीं किया, यहां तक तो हमने बस इसमें से a कॉमन लगाया, फिर मैंने क्या किया, साइन ए प्लस साइन बी है, और साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू प्लस कोस ए माइनस बी बाई टू। मैंने क्या किया, 2 साइन ए प्लस बी किया तो ओमेगा टी से ओमेगा टी साफ हो गया, तो 2kx बाई 2 बन गया। कोस को देखेंगे तो a माइनस बी किया, a माइनस बी क्या रहा आपके पास, तो आपके पास माइनस बनता है यहाँ पे, पर माइनस का फर्क नहीं पड़ता ना कोस को, अगर आप देखेंगे वैसे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है आपके पास। तो वाई नेट का जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, वाई नेट का एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन के एक्स और ये बन गया कोस ओमेगा टी। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास में आ रहा है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेवल, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, दिस इज, ये क्या निकल के आया आपके पास, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब अगर आप गौर से देखें तो ये तो वेव की इक्वेशन ही नहीं है, क्या क्या क्या, ये वेव की इक्वेशन नहीं है, कैसे वेव की इक्वेशन नहीं है भाई साहब, वेव की इक्वेशन ही कंडीशन थी तो याद है, वो किसका फंक्शन होना चाहिए, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, मतलब ए एक्स प्लस माइनस बीटी का फंक्शन होना चाहिए, ये ए एक्स प्लस माइनस बीटी का फंक्शन ही नहीं है भैया। अगर आपको याद होगा जो हमने पढ़ी थी कि भाई कौन सी कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने से कोई इक्वेशन वेव की इक्वेशन होगी, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर, तो चलिए वेव ही नहीं है, गलत याद है तुझे, वहां पे देख, वहां पे लिखा हुआ था इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव,
इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। तो एक्चुअली ये जो हम वेव जो पढ़ रहे थे इससे पहले वो इक्वेशन नहीं है, एक्चुअली वेव ही नहीं है, इट इज नॉट ए वेव। पर ये दो वेव से मिलके बनी है, इस वजह से इसको नाम में स्टैंडिंग वेव बोल दिया करते हैं, पर एक्चुअल में ये वेव है ही नहीं। दिस इज नॉट ए वेव, दिस इज नॉट ए ट्रेवलिंग वेव, दिस इज नॉट ए ट्रेवलिंग वेव। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, बिकॉज दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग कंडीशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। सर कौन सी कंडीशन में याद थी ना, वो तीन इक्वेशन, हम तीन कंडीशन लिखी थी, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है। तो ये है क्या आपके पास में? अब इसके अगर आप खास ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा कुछ है, y नेट इज इक्वल टू 2a sin kx और यहां पे बन गया cos ओमेगा t। अब आप याद कीजिए, मैं आपको बोलूं एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो एसएचएम की इक्वेशन थी। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जैसे अब एसएचएम की इक्वेशन याद कीजिए कैसी थी, इक्वेशन ऐसी है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसी हुआ करती है एसएचएम की इक्वेशन। तो ये देखिए, ये टर्म ओमेगा t का जो टर्म आता है सिर्फ वो यहां पे है, देखिए। तो ये आपके पास में जो टर्म है वो तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और ये वाला टर्म है वो इससे लिंक हो रहा है आपके पास में। तो ये एम्पलीट्यूड है आपके पास में, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। मैंने इसको किससे लिंक किया? एसएचएम से लिंक किया। तो एसएचएम की इक्वेशन ऐसी होती है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो ये वाली टर्म तो ये रही, दिस इज यहाँ पे फाइव कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। तो ये वाली टर्म तो ये रही आपके पास में, और ये वाली टर्म इतनी बड़ी है आपके पास। एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, 2a sin kx, बट एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है आपके पास, वेरी कर रहा है। किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे डिपेंडेंट है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये समझिए ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन तो नहीं है। तो किसकी इक्वेशन है? ऐसी इक्वेशन एसएचएम में थी, एसएचएम में इक्वेशन ऐसी हुआ करती थी। तो ये वाली टर्म तो इससे मैच कर रहा है, पर ये वाली टर्म आपके उसमें एम्पलीट्यूड है, पर इतना बड़ा एम्पलीट्यूड हमने कभी नहीं देखा जीवन में, तो पहली बार देख रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में देख रहे हैं तो आपको समझ जाएगी ये बात। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने क्या बोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम विद वेरिएबल एम्पलीट्यूड। कुल मिला के ये कुछ पार्टिकल्स के एसएचएम करने की इक्वेशन है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर रहा है आपके पास में, वेरी कर रहा है। क्लियर? तो y नेट की इक्वेशन आपके पास में आ गई, 2a sin kx cos ओमेगा t। आपको दिखाई दे रहा है ये वेव की इक्वेशन नहीं है, तो आपको क्या चमका, ये कुछ एसएचएम जैसी इक्वेशन है। यहाँ पे आप अपनी भाषा में लिखें, समझ में आ रहा है कि एसएचएम की इक्वेशन कुछ ऐसी थी, या आप नीचे लिख लीजिएगा, एसएचएम की इक्वेशन कुछ ऐसी थी। तो ये वाली टर्म तो इससे लिंक हो रहा है, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड। पर ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप एक्स को बदलेंगे तो एम्पलीट्यूड बदलेगा आपके पास। तो हमें समझ में आ रहा है कि यार ये कोई एसएचएम की इक्वेशन है जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर? तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अभी आपको स्टैंडिंग वेव दिखाई जाएगी तो उससे थोड़ा एनालाइज भी हो जाएगा आपको। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस पे और चर्चा करते हैं। पहले आप इतना छाप लीजिए। बच्चों हमने ये देख लिया कि अगर आपके पास में एक स्टैंडिंग वेव आ रही है तो उसकी इक्वेशन की थोड़ा गणित दिखाई दे रहा है ना आपको, तो आप ऐसा नहीं है आपको सब बिना गणित भी समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा गणित दिखा दूं, फिर मैं आपको दिखा दूं वेव ऐसी बनती है, तो आप क्वेश्चन ना कर पाए सर ऐसी क्यों बनती है। अभी मान लीजिए आपको ये कुछ ना दिखाओ, सीधा बोल दो वेव ऐसी बनती है, फिर आपके दिमाग में किसी के दिमाग में रहेगा डाउट सर क्यों ऐसी बन रही है। तो अपने एक्सप्लेन कर देते हैं फुली इसको। आपको ऐसा नहीं भी हर एक चीज मेमोराइज रखनी है, ऐसा नहीं है। बस आप देखते रहिए, हाँ भी ऐसा हो रहा है। अब आपको फिर फाइनली वेव दिखाऊंगा तो आपको दिखे हाँ भी मास्टर जो बोल रहा था वो बात सही है। आपको दिखाई जाएगी ना वेव तो आप चुटकियों में समझ में आ जाएंगे, पर आपको पहले मैं दिखा दूं भी ऐसी बन क्यों रही है। तो आपने क्या देखा, जो इक्वेशन आई आपके पास में स्टैंडिंग वेव की वो ऐसा आया 2a sin kx और cos ओमेगा t, ऐसी कुछ ट्रेवलिंग आपके स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आई। क्लियर? अब हमें समझ में आ गया कि यहां पे जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वाला पार्ट वो कितना है आपके पास, एम्पलीट्यूड जो पार्टिकल्स का आ रहा है 2a sin kx। इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये वाले पार्ट को हमने एम्पलीट्यूड माना है, ये तो आपके पास में एसएचएम में जो ओमेगा टी होता है वो। तो कुल मिला के बहुत सारे पार्टिकल्स की एसएचएम की इक्वेशन है, बहुत सारे पार्टिकल्स की एसएचएम की इक्वेशन है जो ट्रेवल नहीं, जैसे उसमें एनर्जी ट्रेवल नहीं कर रही है। ट्रेवलिंग वेव में क्या था, आगे मूव करते, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। अब अगर आप देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स का जो एसएचएम हो रहा है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड
of particles, amplitude of particles which are performing SHM, depending upon x, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं यार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उन सबका एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं यार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, जबकि x की वैल्यू sin की x की वैल्यू 1 हो जाए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 2a। अगर आप पूछो एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना आ सकता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम तो वो कितना आ सकता है आपके पास 0 आ जाएगा। -2a तो जो 2a ऊपर जा रहा है वो 2a नीचे भी जाएगा ना, तो -2a का मतलब नहीं बना ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर गया तो जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी जाएगा, तो जो इसका 2a होगा उसी का -2a भी होगा। तो आप एम्पलीट्यूड की बात करें तो कितना ऊपर कितना नीचे जाता है वो होता है, तो वो मिनिमम हो गया 0। यानी बहुत ही तकड़ी चीज होगी यार, मतलब अगर आप देखें, मतलब पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल, रस्सी के हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। किसी का एम्पलीट्यूड तो 2 है और किसी का 0 है, कोई एम्पलीट्यूड मतलब कोई जिसका 0 है भाई साहब वो तो मूव ही नहीं कर रहा ना, और जो मतलब मस्त मूव कर रहा है 2a में तो उसका एम्पलीट्यूड वो तो मस्त ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर आप बात करेंगे ट्रैवलिंग वेव में हर एक पार्टिकल एसएचएम करता था, यहां पे भी हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पर वहां पे हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड था वो ए था, सब पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करते थे, सब ऑसिलेट करते थे। पर यहां पे ये नहीं है, यहां पे अलग है चीजें। क्या अलग है कि वहां पे हर एक पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करता था, यहां पे क्या हर एक पार्टिकल जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इन पार्टिकल जो एम्पलीट्यूड की जो रेंज होगी वो कहां से कहां, 0 से लेके 2a के बीच में होगी, क्लियर। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक अजीब बात आई, क्या अजीब बात आई, अगर आप बात करेंगे इन ट्रेवलिंग वेव, ये बात आप लिखिएगा, कहानी क्या, ये कहानी अब आपको लिखनी है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं हिंदी में, आप नोट कर लीजिएगा। क्या कि जब आप बात करें ट्रेवलिंग वेव की, ट्रेवलिंग वेव समझ में जो आगे चलती है, ट्रेवलिंग स्टैंडिंग वेव है, ये एक्चुअली वेव की इक्वेशन नहीं है, पर दो वेव से मिलकर बनी है, इस वजह से इसका नाम वेव है। तो कहानी क्या लिखनी है आपको, ट्रैवलिंग वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना था, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा था और उसका एम्पलीट्यूड था ए। ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा था और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड था ए। स्टैंडिंग वेव में भी हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पर उनका एम्पलीट्यूड 0 से लेके 2a के बीच में लाई कर रहा है। किसी का 0 होगा, किसी का a होगा, किसी का 3a/2 होगा, मैक्सिमम कितना 2a, मिनिमम कितना 0। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां से अगर आप देखना चाहे पोजीशन ऑफ उन सब पार्टिकल्स की पोजीशन अगर आप देखें जिनका एम्पलीट्यूड 2a है तो वो निकाला जा सकता है, वो गणित है उसमें। जहां पे साइन की x की वैल्यू 1 हो रही होगी वहां पे एम्पलीट्यूड उन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 2a हो रहा होगा, जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी उनका एम्पलीट्यूड आपके पास में कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। क्लियर। तो अगर मैं चाहूं तो मैथमेटिक्स स्किप कर सकता हूं उसकी, पर आपको समझ में आ गया भाई 0 से 2a के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। अब मैं पोजीशन भी निकाल सकता हूं भाई साहब, कौन से पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 2a होगा और कौन से का 0 होगा, इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। तो एक बार है ना, पहले आप वेव देख लीजिए, अब आपको इसके बाद में हम एनिमेटेड वेव दिखाते हैं, स्टैंडिंग वेव, तो वहां पे आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, फिर मैं वापस आपको वेव दिखा दूंगा, ठीक है। बच्चों अभी अपने स्टैंडिंग वेव का सिमुलेशन पढ़ेंगे। तो हमारे पास में क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रिंग दिखाई दे रही है और राइट साइड के अंदर एक स्क्रू लगा के एक फिक्स्ड एंड बनाया गया। तो ये आपके राइट साइड वाला पार्ट जो है दैट इज़ ए फिक्स्ड एंड, और इस तरफ से लेफ्ट हैंड से अपने वेव को प्रोड्यूस करेंगे। अब स्टैंडिंग वेव तब बनती है जब दो वेव्स इंटरफेयर करें और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो। तो मैं क्या करूँगा देखना, अभी लेफ्ट हैंड से एक वेव को भेजूँगा और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो वेव आगे की तरफ जाएगी तो वो ये फिक्स्ड एंड से टकरा के वापस आएगी। तो एक वेव को हम इस तरफ से भेजेंगे लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से रिफ्लेक्ट होने की वजह से वेव वापस आ रही होगी। तो इन दोनों में आपस में स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं थोड़ा ना। अब देखिए हमने वेव को भेजा, वेव आगे जा रही है, यहाँ पे फिक्स्ड एंड से टकराई, इसकी वजह से वापस रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये दो वेव्स हैं आपके पास में। अब देखिए अब धीरे धीरे स्टैंडिंग वेव बनना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए अभी स्टैंडिंग वेव बन रहा है। अगर आप स्टैंडिंग वेव में देख रहे होंगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको फिक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस लाइन के ऊपर कुछ कुछ पॉइंट फिक्स दिखाई दे रहे हैं, और ये वेव उन्हीं दो पॉइंट्स के अलोंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रही है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कोई पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, कोई पार्टिकल कम डिस्प्लेस कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड है जो आपके पास में, अगर हम इसको यहाँ पर रोक दें, आप इसका एम्पलीट्यूड देखिए, हर एक वेव का जो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है आपके पास में। बीच वालों का 2a है, ये जो फिक्स है आपके पास जो लाइन पे
हैं उनका जीरो है, वो ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे। और बाकी का जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल्स का वो जीरो से लेकर 2a के बीच में है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो जीरो वाले पार्टिकल इस लाइन के ऊपर इनका एम्पलीट्यूड जीरो है, 2a वाले आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पे दिखाई दे रहे हैं, और बाकियों का जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो से लेकर 2a के बीच में है। क्लियर? एक बार वापस देख लेते हैं अपने इसको। देखिए ये जो पार्टिकल है वो अप्रोक्सीमेटली फिक्स रह रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे। बाकी जो बीच वाले पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में आपके पास आ रहे हैं। क्लियर? तो ये स्टैंडिंग वेव का पैटर्न है आपके पास में। तो आपने वेव देख ली, आपको समझ में आ गया, थोड़ा फील भी आ गया होगा चीजों का। अब अगर मैं वो जैसे हमने देखा था वो थोड़ा दिखाई देगा तो कौन से पार्टिकल सेट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें पार्टिकल्स विच हैव एम्पलीट्यूड 2a, जिनका एम्पलीट्यूड 2a होगा, उसकी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर, उसके लिए 2a sin kx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2a के बराबर आनी चाहिए। तो sin kx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, sin kx की वैल्यू आनी चाहिए ±1। sin kx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ±1। तो आप इसको सोल्व करते हैं, हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, हम नहीं उलझना चाहते, छोड़ो, बिना मतलब पजल हो जाएंगे ना आप। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी आपको वेव दिखाई दी ना, ऐसे वेव दिखाई दी, ऐसे वेव दिखाई देती। ठीक है, अब आप देखिए ये ऐसे है आपके पास में। अगर आपने अभी जो एनिमेशन देखा उसमें क्या हो रहा था आपके पास में, अब ये पार्टिकल्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स हो गए। अब ये वाले मूव करते नहीं है, ये वाले पॉइंट्स थे वो मूव कर रहे नहीं थे। अब बीच में वेव कैसे मूव कर, जैसे ये है तो ये ऐसे पहले स्ट्रेट होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे डांस कर रहे थे, ये ऐसे ऊपर डांस कर रहे थे। मतलब ये वाला पॉइंट कभी ऊपर नहीं उठेगा, बस यही आपस में जो लूप है ये नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ऊपर आएगा। ये वाले पॉइंट्स मूव नहीं करेंगे, ये पॉइंट फिक्स हो गए। समझ में आ रहा है? ऐसे ऊपर नीचे। सिमिलरली इसमें होगा, नीचे ऐसे, ये नीचे है अभी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये वाले पॉइंट्स मूव नहीं करेंगे, ये पॉइंट्स मूव नहीं करेंगे, ये पॉइंट्स मूव नहीं करेंगे। अब देखिए यहां वाले पार्टिकल्स है वो तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे। तो अगर आप देखेंगे इसका ये जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, ये वाला पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, ये इतने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, और ये वाला वो पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a है। ये 2a वाला है, फिर नीचे आएगा, फिर वापस नीचे 2a जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। यहां वाला जो पार्टिकल होगा वो इतने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल्स का, इस वाले पार्टिकल जीरो है, वो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ता यहाँ पे 2a हो गया, फिर वापस घटेगा, ऐसा हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, 2a है। इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, 2a है। ये वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, 2a है। अगर मैं पूछूं वो पार्टिकल बताओ जिसका एम्पलीट्यूड a है, तो वो कहां पे होगा, यहाँ वाला एम्पलीट्यूड 0 है, इसका 2a है, तो यहाँ बीच में कहीं पे होगा a वाला, फिर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। मैं बोलूं नहीं वो पार्टिकल बताओ जिसका एम्पलीट्यूड 3a/2 है, तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो आपको 0 से लेकर 2a एम्पलीट्यूड के सब पार्टिकल्स मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है उनका एम्पलीट्यूड 0 से लेके 2a के बीच में लाई कर रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड है आपके पास में वो कहां से कहां तक, 0 से लेके 2a के बीच में लाई कर रहा है। तो 2a वाले पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व कर लिए, ये वाले पॉइंट्स है आपके पास में, ये वाले पॉइंट है, इनको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स विच oscillate in amplitude of 2a are called antinodes। मतलब वो पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड 2a होता है वो क्या कहलाते हैं, एंटीनोड। तो कौन कौन से एंटीनोड है सर जी, इसका नाम एंटीनोड होना चाहिए बिकॉज ये 2a में कर रहा है, इसका नाम एंटीनोड। इसका भी नाम क्या हो गया, एंटीनोड। इसका भी नाम क्या हो गया, एंटीनोड। इसका भी नाम क्या हो गया, एंटीनोड। अरे क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां पे ढूंढना चाहें, ये तो हो गया हमारे वो वाले पार्टिकल जो 2a में ऑसिलेट कर रहे थे। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको छाप लीजिएगा। अगर मैं यहां बात करूं पार्टिकल्स विच हैविंग एम्पलीट्यूड 0, अगर हम बात करें इसके बाद में पार्टिकल्स विच हैव एम्पलीट्यूड 0, जिनका 0 एम्पलीट्यूड होगा उनके बारे में क्या करेंगे भाई, जिनका एम्पलीट्यूड 0 होगा तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे भाई, 2a sin kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास में, 0। तो sin kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होगी तभी तो पॉसिबल है। अब आप मैथमेटिकली ढूंढ सकते हैं पर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, हम छोड़ दे रहे हैं उसको। अच्छा अब आप देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, अगर मैं देखूं उनका एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। किसका एम्पलीट्यूड 0 है, इसका एम्पलीट्यूड 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0, इसका 0, इसका 0 है। तो पॉइंट्स पता लग गए, हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड।
नोड क्या होते हैं? पॉइंट्स इन स्टैंडिंग वेव, पॉइंट्स इन स्टैंडिंग वेव विच हैव एम्पलीट्यूड कितना आपके पास? 0। तो कौन कौन से पॉइंट है? ये वाले पॉइंट, इसको बोलते हैं नोड। ये भी हो गया आपके पास में नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, नोड और नोड। समझ में आ गया बच्चों? जो 0 एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहे हैं वो नोड है, और जो आपके पास में 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहे हैं वो उनका नाम है एंटी नोड, और बाकी पार्टिकल्स उसके बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, दो पास वाले नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो दो पास वाले नोड के ये है, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है बच्चों? लैम्डा बाय 2। ये लैम्डा बाय 2 है ना, दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2। तो ये कितना आएगा आपके पास इसका जवाब? दिस इज लैम्डा बाय 2। डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियर? भाई साहब ये पूरा लैम्डा बनता है, तो ये हाफ हुआ ना, लैम्डा बाय 2। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड, दो कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो वो डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस है। देखिए ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, कॉन्सिक्यूटिव तो यही है। इनके लिए डिस्टेंस कितना हो गया सर जी? ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, तो वो भी कितना आएगा आपके पास? लैम्डा बाय 2। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड, इन दोनों में डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 2। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पूछो डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, दो आसपास वाले नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितना है? दो आसपास वाले नोड और एंटी नोड, तो ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये आसपास वाले यही हुए, ये नोड है, एंटी नोड है, इनके बीच डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 4। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया लैम्डा बाय 4। और समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो अगर आपको नोड एंटी नोड दिखाई, बस बात समझ में आ गई। जो ऑसिलेट करते हैं 2a एम्पलीट्यूड में जो पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं एंटी नोड, और जो ऑसिलेट करते हैं 0 एम्पलीट्यूड में उनको बोलते हैं नोड। दो नोड्स के बीच डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, एक नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस भी कितना? नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाय 4। दो कॉन्सिक्यूटिव नोड, कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड के बीच डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 कॉन्सिक्यूटिव वाले में। तो वो आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, या फिर आप एनिमेशन देखा था उससे भी आपको चमक जाएगी ये बात। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये एनिमेशन देख लीजिए, अभी आपको एनिमेशन दिखाया जाएगा, उसमें आप चेक कर लीजिए सही ढंग से कि आपको नोड दिखाई दे रहा है क्या, एंटी नोड दिखाई दे रहा है क्या, बाकी जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं 0 से 2a के बीच में आप उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, डिस्टेंस भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा ना। ठीक है, आप देखिए इसको पहले। हाँ भाई, देख लिया आपने, तो आपको समझ में आ गया, अब नोड दिख गया, एंटी नोड दिख गया। अब आप देखिए इसका नाम स्टैंडिंग वेव क्यों है? क्योंकि ये वेव आगे चल रही नहीं है। अब आप ये बात अपनी भाषा में लिखेंगे, स्टैंडिंग वेव क्यों है इसका नाम? बिकॉज ये वेव आगे चल रही नहीं है। देखिए ये सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच फिक्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। जो एनर्जी है वो उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच फिक्स है। एनर्जी दो नोड से एनर्जी, जैसे जो एनर्जी है आपके पास में, यहां की इस लूप की एनर्जी आगे नहीं जा रही, इस लूप की एनर्जी आगे नहीं जा रही, बिकॉज इन नोड्स के बीच में एनर्जी कंस्ट्रेंट हो जा रही है, एनर्जी आगे प्रोपगेट ही नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? तो आप ये बात लिख सकते हैं क्या कि इन स्टैंडिंग वेव एनर्जी इज बाउंड बिटवीन या फिर बाइंड बिटवीन टू नोड्स, इट इज नॉट प्रोपगेटिंग। एनर्जी प्रोपगेट नहीं कर रहा है आपके पास में, दो नोड्स के बीच में एनर्जी फिक्स होगी। तो कभी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, कभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, इस तरीके से वो हो रहा है आपके पास प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, तो ये स्टैंडिंग वेव की बात थी। बच्चों अपने एक बार फिर से स्टैंडिंग वेव को देख रहे हैं ताकि हम नोड एंटी नोड को डिपिक्ट कर पाएँ और हम देख पाएँ एम्पलीट्यूड कैसे ऑसिलेट कर रहा है। तो हमने पूरा एक बार स्टैंडिंग वेव की थ्योरी पढ़ ली है, तो एक बार आप इसमें एनालाइज करके देखिए कि आपको यहाँ पे नोड दिखाई दे रहे हैं क्या, कौन कौन से पॉइंट नोड हैं, एंटी नोड आप देख पा रहे हैं क्या, और एम्पलीट्यूड कैसे कैसे वेरी है कर रहा है, कौन से पार्टिकल कितने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, ये आपको थोड़ा देखना है। तो आप देख लीजिए एक बार, ये इसमें परफेक्टली स्टैंडिंग वेव नहीं बन रहा है, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज होता जा रहा है बिकॉज परफेक्टली स्टैंडिंग वेव नहीं है ये। फिर भी आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं ना कि कैसा है। तो आप ये ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इसमें नोड है, कहाँ पे एंटी नोड है।
बच्चों ये पोजीशन है ना आपके पास में, ये जो 2 पॉइंट्स हमने शो कर रखे हैं, नोड्स के पॉइंट है, ये एंटी नोड वाले पॉइंट है, तो जिनका एम्पलीट्यूड आपके पास में ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट है वो एंटी नोड हैं, और जिनका एम्पलीट्यूड 0 है वो नोड है। और जो आपके पास में डिफरेंस, जो डिस्टेंस है 2 नोड्स के बीच में, आप देखिए दैट इज़ λ/2, 2 एंटी नोड्स के बीच में λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4। क्लियर है? फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पे एनिमेशंस और देख सकते हैं स्टैंडिंग वेव के। तो इस सेक्शन को बच्चों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने स्टैंडिंग वेव का इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट वाले में हम चलेंगे और वो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जिससे सवाल आते हैं। मतलब इस इक्वेशन सवाल नहीं आता, पर हमें ऑब्जर्व करने के लिए सब चीज़ें जरूरी थी। अब हार्मोनिक्स वगैरह की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।